राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में पढ़ते हैं। ये सब IR का टर्म है, बस ये है कि 2-3 दिन 4 दिन ये टर्म सिखाना है। नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो हम लोग को सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ समझना है, इसका स्वरूप समझना है, फिर इसकी समस्या समझना है कि कभी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रश्न 150 शब्द का आए तो वो हम लोग लिख सकें। फिर इसके बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के साधन कौन कौन से हैं, उपाय कौन कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। इसमें 2 तरह का उपाय है, एक आदर्शवादी उपाय है और एक जो है यथार्थवादी उपाय है। और फिर इसका भी थोड़ा प्रश्न किया जाएगा। तो आदर्शवादी जो उपाय है उसको बोलते हैं सामूहिक सुरक्षा, और जो यथार्थवादी उपाय है उसको बोलते हैं शक्ति संतुलन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। अब समझिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब। अभी मैं बताया कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ये प्राथमिक राष्ट्रीय हित है, प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट है, प्राथमिक राष्ट्रीय हित है। अब प्राथमिक राष्ट्रीय हित है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, ये हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। बस केवल टर्म समझना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता है, कि जब कोई प्रश्न आए तो आप कम से कम वो प्रश्न को सही से समझ सकें। तो अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी राष्ट्र की जो है उत्तरजीविता से संबंधित यह मुद्दा है। किसी भी देश का प्रथम और अंतिम उत्तरदायित्व है कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखे। कोई भी देश न तो इसके साथ समझौता कर सकता है और न ही जो है कोई भी देश राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसीलिए देखिए, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, भाई रूस ने भी यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया? अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, क्योंकि उसको लगा कि हमारे बगल में नाटो की सेना आ जाएगी तो हमारी जो है सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए तो यूक्रेन पर आक्रमण किया कि नाटो का विस्तार होने का मतलब है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रभावित होना। उसके लिए देखिए यूक्रेन पर आक्रमण भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं प्राथमिक राष्ट्रीय हित का मतलब कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब जब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि केवल अन्य देशों से आक्रमण नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में जो आंतरिक सुरक्षा है, ये आप लोग पढ़ते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, तो ये जो है इसमें बाह्य सुरक्षा भी शामिल होता है और इसमें जो है आंतरिक सुरक्षा भी शामिल होता है। दोनों पहलू इसमें शामिल होते हैं। भाई बाह्य सुरक्षा का मतलब कि अन्य देशों से हमारी सुरक्षा हो, चीन है, पाकिस्तान है, हमारे ऊपर आक्रमण न करने पाए, अन्य देशों से सुरक्षा हमारी हो। और आंतरिक सुरक्षा का मतलब होता है कि जो हमारे देश में भाषावाद है, आतंकवाद है, या मान लीजिए नक्सलवाद है, इस क्षेत्रवाद है, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा न बढ़ने पाए। तो यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा का मतलब हुआ कि जैसे आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भाषावाद है, से सुरक्षा। अब जैसे समझिए, जब देख रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों इसमें शामिल है, तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इस सुरक्षा का जो संदर्भ है इसमें जो ऑब्जेक्टिव चीज़ है वो भी शामिल है। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो दिखाई देने वाले खतरे हैं, ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी, वस्तुगत सुरक्षा, वस्तुगत सुरक्षा भी इसमें शामिल है और सब्जेक्टिव सिक्योरिटी भी शामिल है। सब्जेक्टिव सिक्योरिटी भी शामिल है मतलब कि जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, वो बनी रहें। तो यहाँ पर जो है भारतीय मूल्यों की सुरक्षा, भारतीय मूल्यों की सुरक्षा, इसमें दोनों पहलू शामिल है। और साथ ही देखा जाए तो इसमें जो है केवल वर्तमान में ही सुरक्षित रखने की बात नहीं की जाती है, भविष्य को भी सुरक्षित रखने की बात होती है। वर्तमान के साथ भविष्य की भी सुरक्षा होनी चाहिए, वर्तमान के साथ भविष्य की भी सुरक्षा होनी चाहिए कि आज हमारी जो संप्रभुता है वो हमारी संप्रभुता आज बनी रहे, प्रादेशिक अखंडता हमारी बनी रहे। प्रादेशिक अखंडता तथा संप्रभुता की सुरक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने का मतलब कि ऐसी परिस्थिति बनाना जिससे संभावित खतरों को टाला जा सके, संभावित खतरों को टाला जा सके या निदान किया जा सके, निदान करना। तो जिसमें बताया कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा है वो हमारा प्राथमिक हित है, प्राथमिक राष्ट्रीय हित है, अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, यह उत्तरजीविता से जुड़ा हुआ है, उत्तरजीविता से जुड़ा हुआ मुद्दा, मतलब इससे ज़्यादा जरूरी कोई काम नहीं हो सकता, इससे महत्वपूर्ण कोई होता है। इसमें बाह्य सुरक्षा भी है, इसमें आंतरिक सुरक्षा भी है, इसमें अन्य देशों से भी हम सुरक्षित रहें और हमारे
इसमें जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, भाषावाद है, प्रांतीयतावाद है, सांप्रदायिकतावाद है, ये सब जो है हमारे देश में ज़्यादा न बढ़ने पाए। और जो ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी है, जो खतरे दिखाई दे रहे हैं, जो प्रत्यक्ष खतरे दिखाई दे रहे हैं, उससे हो सके, और साथ ही साथ जो है भारतीय मूल्यों की सुरक्षा हो सके। जो संविधानवाद है भारत में, जो स्वतंत्रता आंदोलन के जो मूल्य हैं, वो भी हमारे संरक्षित रह सके, हमारी सभ्यता संस्कृति संरक्षित रह सके। और इसमें जो है वर्तमान जो संदर्भ है कि वर्तमान में हमारी प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित रह सके, ये हमारा वर्तमान संदर्भ है। और भविष्य में जो है ऐसी परिस्थिति हम बनाकर रखें जिससे संभावित खतरों का हम निदान कर सके, ऐसी परिस्थिति बनाना जिससे संभावित खतरों का समाधान किया जा सके। तो आप देख रहे हैं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पूछेगा कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में कितना कारगर रही है, प्रश्न तो समझ में आया ना। जब आप केवल ये लिखेंगे कि हम जो है रूस से संबंध बना के रखे हैं जिससे चीन आक्रमण न करने पाए, हम अमेरिका से संबंध बना के रखे हैं जिससे चीन पर दबाव बन सके, और आपने जो है व्यापक संदर्भ नहीं लिया, तो फिर आपको नंबर कैसे देगा वो। आप तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल ये समझेंगे कि दूसरे देश से हम सुरक्षित हैं, इसलिए इस टर्म को जानना जरूरी है। अब जब आप देख रहे हैं कि ये सब जो राष्ट्रीय सुरक्षा जब इतना बड़ा आयाम है, तो इसका मतलब कि यह जो है बहुआयामी अवधारणा है, बहुआयामी अवधारणा है। अब बहुआयामी अवधारणा का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है, जो हम लोग सोचते हैं कि जो सैनिक खतरा है, जो सैनिक खतरा है और जो असैनिक पहलू है, दोनों पहलू शामिल है, सैनिक और असैनिक दोनों पहलू शामिल है। कि भाई जो परंपरागत युद्ध है, जो परंपरागत युद्ध है, उस परंपरागत युद्ध से भी हम बच सके। जो अपरंपरागत युद्ध है, जो अपरंपरागत युद्ध है, अपरंपरागत युद्ध का मतलब जैसे अभी बताया, जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु बम, जैसे परमाणु बम है, रासायनिक हथियार है, इन सब चीज़ों से जो है हम सुरक्षित रह सकें। जो परंपरागत युद्ध है, भाई हम परंपरागत युद्ध का मतलब जैसे थल सेना है, वायु सेना है, ये सब हमारी इतनी मजबूत हो कि चाइना यदि मान लीजिए थल सेना से आक्रमण करे तो हमारी थल सेना उसका मुकाबला कर सके, चाइना यदि नौसेना से हमला करे तो नौसेना हमारी मुकाबला कर सके। और साथ ही साथ चाइना यदि जैविक हथियार, रासायनिक हथियार, परमाणु हथियार फेंकता है तो उसका भी समाधान हम कर सकें। और असैनिक खतरे का मतलब होता है कि भाई सैनिक पहलू को छोड़कर अन्य जो खतरे हैं, तो सैनिक पहलू को छोड़कर अन्य खतरों का मतलब क्या हुआ, बना लिए ना इतना। सैनिक खतरों को छोड़कर अन्य खतरों का मतलब ये हुआ कि जो आर्थिक है, जो सामाजिक है, राजनीतिक है, उसमें भी कोई खतरा उत्पन्न न होने पाए। जैसे मान लीजिए जो हम लोग का पूरा जो सिस्टम इंटरनेट का काम करता है, उसका गवर्न कौन करता है, अमेरिका, गूगल। वहाँ से कोई डिस्टर्बेंस हो गया, ये बताइए हम लोग के पास जो है, जो हम लोग का जो हम लोग व्हाट्सएप पर लिख के भेज रहे हैं, वो सब हम लोग के पास कुछ है, कभी सोचिएगा कुछ हम लोग के पास है, कुछ नहीं है। अभी तो स्टोरेज बैंक बन रहा है, पिछले साल उद्घाटन हुआ, तो हम लोग के पास कुछ नहीं है। ये सोचिए यदि अमेरिका से हमारा तनाव हो गया, अब गूगल पर उसने दबाव डाल दिया और वो सब सिस्टम रोक दिया, इंटरनेट सिस्टम पूरा रोक दिया, तो उसके बाद हमारा बैंकिंग प्रणाली से लगाए जितना भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है सब खत्म हो गया ना। वो भी तो हमको देखना है। इस तरह के खतरों को असैनिक खतरा कहा जाता है। जो राजनीतिक खतरे, मान लीजिए सपोज करिए एक कोरोना आ गया तो सोचिए 2 साल तक हम लोग बर्बाद हो गए, अर्थव्यवस्था सब इधर उधर हो गया। अब सोच लीजिए इसी तरह से कुछ और खतरा 2-4 साल के बाद और आ जाए, तब क्या होगा। कुछ रासायनिक हथियार, कुछ मान लीजिए चाइना भेज दिया, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ मान लीजिए सपोज करिए कि कुछ हाईजैक कर लिया, मान लीजिए हम लोग का ग्रिड है, तमाम जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, उसको हाईजैक कर लिया, कुछ भी कर लिया। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, असैनिक खतरों का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य का खतरा, जब हम ही लोग नहीं रहेंगे तो क्या देश रह के करेगा। मान लीजिए पर्यावरण, मान लीजिए अभी तो 47-48 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा जा रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा, तब एसी उसी काम करेगा क्या 60 डिग्री पर। 60 डिग्री पर कौन सा एसी काम करना है। भारत में ऐसा कोई एसी नहीं बना है जो 60 डिग्री पर चल सके। 50 डिग्री होगा, ये जितना वोल्टाज का लगा हुआ है सब अपने आप ही खत्म हो जाता है, काम नहीं करता है। वो जनरल है, थोड़ा बहुत संभाल लेगा 55 डिग्री तक बस, और वो उसकी भी क्षमता 60 के ऊपर नहीं है। ये बताइए पर्यावरण में समस्या आ गया, जलवायु परिवर्तन हो गया,
जलवायु परिवर्तन हो गया तो वैसे ही हम लोग खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए सूखा पड़ गया, खाद्य असुरक्षा वो भी समस्या। मान लीजिए इंटरनेट की समस्या है, वो भी हमारी समस्या है, इंटरनेट की समस्या। तो ये सब जो है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। अब मान लीजिए इसमें किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब इसमें जैसे मान लीजिए प्रश्न आता है, भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ समझ गए ना। अब इसमें प्रश्न आता है कि 1990 के बाद, या मान लीजिए कुछ लिख देगा 2000 के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है। जीएस में भी क्वेश्चन आ चुका है कि 1990 के बाद जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रकृति में व्यापक बदलाव आया है। 1990 के बाद या 2000 के बाद, कुछ भी, 1990 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुआयामी परिवर्तन आया है। रेखांकित करें या टिप्पणी करें। मान लीजिए ऐसे प्रश्न आया 150 वर्ड में, तो प्रश्न तो समझ में आ गया। और उसको कैसे लिखा जाएगा ये जरा समय बता देता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, एक पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका लिखने के बाद जो है 1990 के बाद जो परिवर्तन आया है उसको लिखेंगे। बनाता हूँ, ये बना लिए ना, सब बना लिए, तो इसको बनाता हूँ। पहले भूमिका लिखेंगे, फिर 1990 या 2000 के बाद, या मान लीजिए 2020 के बाद, कुछ भी लिख देगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना है। 1990 आप लिख 2000 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में परिवर्तन किस प्रकार से आया है। अब इस परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखा जाएगा। अब परिवर्तन का एग्जाम्पल लिखा जाएगा, इसके बाद फिर इसका जो है समस्या सहित मूल्यांकन किया जाएगा। फॉर्मेट बनाइए, या सुनिए पहले तब फॉर्मेट बनाइएगा, उसी फॉर्मेट में अपना लिख भी दीजिएगा, या कहेंगे तो लिखवा भी दूंगा। मॉडल आंसर में लिखा भी है। देखिए ये सब आसान प्रश्न है, लेकिन धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा ना। छोटे बच्चों लोगों को कैसे हम लोग सिखाते हैं। देखिए पहले मान लीजिए, पहले ये दिया जाता है कि इसको जोड़ो, बच्चा जोड़ के बताता है, अच्छा इतना हुआ। फिर उसको देखिए कुछ और आसान दिया जाता है, 1-2 दिन तो यही चलता है। फिर उसको उल्टा सीधा दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है। मान लीजिए अब बोला जाता है अब जोड़ो जरा सा, अब ऐसे जोड़ेगा ना। फिर एसएससी के जो लोग तैयारी किए होंगे समझ गए होंगे। फिर उसके बाद कुछ और लिखा जाएगा, तो ऐसे धीरे धीरे जोड़ जाड़ के उसको सिखा दिया जाता है। और एक क्वेश्चन हर साल यही आना है, अपना जोड़ लेगा एग्जाम में। तो हम लोगों को भी ऐसे ही सीखना है कि अब देखिए पहले भूमिका समझिए। भूमिका में सबसे पहले 2-3 लाइन राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में लिखना है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में 2 लाइन जो अभी बोला हूँ, कुछ भी लिख दीजिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिक हित है। इसमें जो है वह आंतरिक और बाह्य, वस्तुगत और जो है विषयगत, और साथ ही साथ सैनिक असैनिक सभी खतरों को शामिल किया जाता है। बस हो गया, ज़्यादा नहीं, केवल 2 लाइन, क्योंकि हमको प्रश्न का उत्तर लिखना है ना 150 शब्द में। अब इसमें प्रश्न को जोड़ दीजिए, इसी में प्रश्न को जोड़ना है। जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो बोलूँगा वही नहीं समझ में आता तो क्या फ़ायदा होगा। कोर्स पढ़ने से और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बहुत सारी किताब है, बहुत सारा कोचिंग का सब नोट्स है। कोर्स खत्म करना होगा तो जाकर वहीं खरीद लिए, 50-100 रुपये मिल जाएगा, हमारा भी मिल जाएगा, किसी से मांगेंगे दे देगा, ऐसा थोड़ा ना है, रखा होगा। लेकिन उससे फ़ायदा क्या होगा। इतना तो खरीद के सब कमरे पर रखे हुए, कुछ काम किया। जितना कमरे पर खरीद के रखे थे उसमें से आधा भी पढ़ दिए होते तब भी काम हो गया होता है। वास्तविकता यही, जितना बंडल ढो के ले गए, सोचिए जिस दिन उस कबाड़ी वाले को आप बेचेंगे उस दिन कितना कष्ट होगा। तो सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब देखिए राजनीतिक खतरा का मतलब ये हुआ कि भारत में लोकतंत्र चल रहा है। अब कुछ मान लीजिए सपोज करिए कि जैसे अमेरिका या चाइना जो है भारत में देखा जाए तो इस लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए जो अन्य राजनीतिक दल हैं उनको पैसा देना शुरू कर दे कि आप लोग धरना प्रदर्शन देना शुरू कर दीजिए, आप लोग जो है वो देखा जाए तो सरकार का विरोध करना शुरू कर दीजिए। तो हर समय मान लीजिए इस तरह का माहौल बना के रखिए जिससे सरकार परेशान रहे, तो हमारा राजनीतिक खतरा भी तो उत्पन्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि पीएफआई और तमाम जो संगठन है उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से पैसा आ रहा है। एक ये भी तो देखिए पेपर में आता है, भाई है ये भी शंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की पहलू जो है हम लोग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कानपुर में भी दंगा हुआ तो उसमें यही हुआ कि भाई यहाँ के लोग दंगा किए, नहीं तो दंगा किया कौन। कहीं पर भी दंगा होता है, जोधपुर में दंगा हुआ तो वहां पर भी लोकल लोगों ने कहा कि भाई हम लोग तो दंगा किए, नहीं तो आया कौन, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से फंडिंग आया, आए लोग कहाँ से, हो सकता है। तो उसको राजनीतिक खतरा कहा जाता है। तो इसमें प्रश्न को कैसे जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा 2 लाइन लिखे, जो मन में आया वही लिखिए जो समझाया हूं। उसके बाद उसमें 2 लाइन जोड़ेंगे कि 1990 से पहले जो, पहले सुन लीजिए लिखिए मत,
1990 से पहले जो है सैन्य सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मतलब सैन्य सुरक्षा ही सुरक्षा की गारंटी थी कि 1990 से पहले देखिए सेना के लोग जो है वो अपना सीमा पर खड़े रहते थे तो हम लोग मानते थे कि हमारा देश सुरक्षित है। लेकिन 1990 के बाद जो नई आर्थिक नीति, वैश्वीकरण, उपभोक्तावादी संस्कृति, अंतर संबद्धता, इन सब चीज़ों को जो बढ़ावा मिला, तो उस वैश्वीकरण के कारण देखा जाए तो हम लोग जो अंतर संबंधित हो गए, विश्वग्राम की अवधारणा आ गई, राष्ट्र राज्य की अवधारणा जो कमजोर पड़ गई, राष्ट्रीय पहचान जो कमजोर पड़ने लगा, उसका प्रभाव हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ा और राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम में भी परिवर्तन आ गया और सैनिक खतरों के साथ जो है असैनिक खतरे निरंतर बढ़ने लगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपको क्या करना है कि 1990 के बाद या 2000 के बाद या 2020 के बाद किस तरह के परिवर्तन आए हैं, उस परिवर्तन पर आपको जो है 4-5 पॉइंट बनाना है। या तो पॉइंट में लिख दीजिए एग्जाम में, या तो पैराग्राफ में लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, पैराग्राफ में लिखिए, पॉइंट में लिखिए। मेरे समझ से पॉइंट में लिखना ज़्यादा ठीक रहता है, उससे जल्दी से आदमी लिख भी देता है और क्लियर भी रहता है। पैराग्राफ वाला थोड़ा सा लंबे आंसर में, विवेचन में या उसमें अच्छा लगता है। तो अब पहला चीज़ समझिए कैसा कैसा खतरा आ गया। जैसे मान लीजिए सब वो करिए, अभी मैं बता रहा था ऊर्जा संकट, कि आप देखिए हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ से जो जो चर्चा में चल रहा है, अभी बताया हूँ, कल भी बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध ऐसा विषय वस्तु है जो अलग विषय तो है लेकिन इसका घटनाक्रम वर्तमान से जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए ऊर्जा संकट है, आज मान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ का दाम बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो है वो देखा जाए तो लगभग 50-60% जो बिजली का उत्पादन है वो पेट्रोलियम पदार्थ से ही होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थ से ही बिजली का होता है। तो जब पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होगा तो स्वाभाविक सी बात है बिजली भी महंगी होगी, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट भी महंगा होगा, महंगाई भी बढ़ेगा, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचा। ऐसे मुद्दों को लेकर जोड़ना है। दूसरा मुद्दा कुछ लीजिए इसी तरह से, ये बताइए कि आतंकवाद है। तो भारत जो है वो देखा जाए तो जैसे पाकिस्तान आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करता है, और जो है तालिबान की जब से सरकार बनी है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो आतंकवादी समूह हैं उनका संबंध तालिबानी लोगों से हो गया है। और इस तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं आईएस, जिसको आईएस कहा जाता था, आईएस या आईएस से भी उनका संबंध है। अभी हाल ही में जो है आईएस ने भारत को धमकी भी दिया, पढ़े होंगे, भारत ने भी तो, आईएस ने भी तो धमकी दिया कि नहीं भाई जो है वो देखा जाए तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक लोगों पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा होगा तो हम भारत में जो है हमला करेंगे, आत्मघाती, पढ़े होंगे। पेपर जो पढ़ते हैं वो सब लिखना है। तो हमें कहते हैं कि आतंकवाद का एक मुद्दा है, एक मुद्दा आपने ऊर्जा का लिख दिया, एक मुद्दा आपने आतंकवाद का लिख दिया, एक मान लीजिए एक मुद्दा जो है पर्यावरण का बना दिए, जलवायु परिवर्तन का बना दिए, जलवायु परिवर्तन का बना दिए, एक मुद्दा जो है स्वास्थ्य को लेकर बना दिए, महामारी और तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसको लेकर मुद्दा बना दिए। मान लीजिए एक मुद्दा आर्थिक मंदी का भी बना दिए कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था तो विश्व से जुड़ी हुई है ना, और ऐसी दशा में विश्व में कोई यदि समस्या आता है तो उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो आर्थिक पहलू को लेकर एक मुद्दा बना दिए, आर्थिक जो पहलू है लास्ट में लिखा जाएगा। देखिए ये समस्या से मूल्यांकन, देखिए नीचे लिखा हूं। पहले आपको प्रश्न हमने क्या पूछा, कल ही बोला था कि 10 साल का पेपर लेके घर पे जब देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ। सब उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इतना आसान भी नहीं आता है। और वही बताया कि जो बन गए वो कलाकार थे, हम लोग कलाकारी सीख नहीं पा रहे हैं। जिस दिन कलाकारी सीखेंगे सब जगह सिलेक्शन हो जाएगा। अब बाद में पछतावा होगा कि कलाकारी पहले क्यों नहीं आया, थोड़ा पहले आ गया होता तो जल्दी से काम हो गया होता। 1990 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुआयामी परिवर्तन आया है। तो नकारात्मक भी हो सकता है। तो इसमें ऐसे सोचिए कि हम मान लीजिए ऊर्जा समस्या है, मान लीजिए आतंकवाद की समस्या है, जो जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य है, आर्थिक पहलू है, चाहे मान लीजिए सबको करिए कि हमारा परमाणु हथियार है, रासायनिक हथियार, जितना भी चीज़ है जो भी बता रहा था, ये सब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रश्न तो यही है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा में कैसे परिवर्तन आया है। इसका मतलब
जब ये सब लिख देंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल लिखने के बाद जो है वो देखा जाए, तब आपको एक समस्या सहित मूल्यांकन करना है और उसमें चीज़ों को जोड़ना है। अब कैसे, जैसे मैं बोलता हूँ पहले सुन लीजिए। ये जितना भी मुद्दा मैं बताया, इससे क्या पता लगा? इससे यही तो पता लगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जो संदर्भ है वो वास्तव में राष्ट्रीय नहीं रह गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। देश की समस्या जो है विश्व की समस्या से जुड़ गई है, सब समस्या आपस में जुड़ गया है। इसलिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का जो संदर्भ है निरंतर जटिल होता जा रहा है कि वैश्वीकरण में राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वह देखा जाए, एक तो जो है विस्तारित भी हो गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है राष्ट्रीय न होकर अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, और साथ ही साथ गतिशील भी हो गया है। उसके कारण हमारी एकता अखंडता जो है वो देखा जाए तो हमारी जो प्रादेशिक अखंडता है, चाहे हमारी एकता अखंडता है, उस पर बहुआयामी खतरे दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो देश के भीतर जो जनसंख्या वृद्धि है, ये भी तो हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। देश के भीतर जो जनसंख्या वृद्धि है, देश के भीतर जो एथनिक समस्या है, निर्याती समस्या है, भाई हम लोग धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके लड़ रहे हैं, तो चाइना खुश हो रहा होगा ना, अमेरिका खुश हो रहा होगा ना। अमेरिका को इससे कष्ट थोड़े ना, वो तो चाहता ही कि ये लोग चलते रहे, क्योंकि जितना ये लोग इस तरह से करेंगे उतना ही हम मजबूत बनेंगे, भारत कमजोर बनेगा। तो हमें कहते हैं कि निर्याती समस्या भारत में बढ़ती जा रही है, तो आवश्यकता, अब उसमें सुझाव भी लिख देंगे कि आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग जो है वो घरेलू जो समस्याएं हैं उसको न्यून करने का प्रयास करें, और ऐसी विदेश नीति बनाएं, ऐसी रणनीति बनाएं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो खतरे हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा में जो नकारात्मक परिवर्तन आया है या जो उसमें जटिलता आई है, वो कहीं न कहीं उन सब चीज़ों से हमारे अस्तित्व को खतरा न पहुंचने पाए। यही चीज़ लिखना है। अब इसका उत्तर मॉडल आंसर में लिखा हूँ। ये फॉर्मेट बना लिए ना तो फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट बना लेंगे तो इसी से लिखा जाएगा। अब मॉडल आंसर में लिखा हूं, इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। इतना सब लिखने के बाद आपको जो है वह 2 लाइन लिख देना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, गतिशील हो गया है, व्यापक हो गया है, विस्तारित हो गया है, जिसके कारण सब समस्या जो है जटिल बनती जा रही है। ठीक है।